तुर्की शुरू से उसके साथ खड़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन तुर्की तो शुरू से उसके साथ खड़ा है। तुर्की ही नहीं, अजरबैजान हो, मालदीव्स हो, ये सभी, मैंने दोबारा से मैं इन सब देशों का नाम लेता हूँ, ये हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है। तुर्की अभी भी चाहता है कि वो पुराने खिलाफत वाला जो उनका खलीफत वाला जो उनका रुतबा था, रोल था, वो विश्व में फिर से स्थापित हो। तो इसके लिए वो इस्लामिक देशों का हितैषी बन के हर ऐसे जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसके परसेप्शन में लगता है कि इस्लाम पर यहाँ अटैक हो रहा है। तुर्की हमेशा से एहसान फरोश रहा है और आगे भी रहेगा, इसकी उम्मीद करना बेकार है। आपको जानकर ये होगा कि तुर्की के जीडीपी में 12% भारत का योगदान है और 10% रोज़गार में भारत का योगदान है और 50,000 करोड़ का व्यापार तुर्की को हम लोग करते हैं, भारत से करते हैं। तो ये आर्थिक प्रतिबंध जब लगेगा उस पर, तो उसकी आर्थिक जो है ना सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आज का भारत है, मोदी का भारत है, जो मारता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। हमें हेज़लनट टर्किया को ये बहुत महंगा पड़ेगा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए समय के साथ। और पूरा भारत आज विदेशी सामानों का मार्केट बन गया और गांव में ही नहीं, सरकारी संस्थानों में सरकार के लोग विदेशी सामानों का उपयोग करते हैं। तमाम जगहों पर आप चले जाइए, छोटा छोटा बल्ब जो रात में खूबसूरत दिखाई देता है वो चाइना का है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी हम एक जो समसामयिक मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, जो है कि हमने 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित एक आतंकवादी हमला था, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, उसके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन इन सब विवादों के बीच, युद्ध की गतिविधियों के बीच, जो तुर्की और अज़रबैजान है, जिसमें कि तुर्की के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बड़े घनिष्ठ हैं, जब हाल के दिनों में उसके यहाँ भूकंप आया था तो हमने कितना सहयोग किया था। इसके बावजूद भी तुर्की की तरफ से जो बयान आया वो बहुत ही चौंका देने वाला था और बहुत दुखी करने वाला था। उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत ही गंभीर जो है वो सिनेरियो क्रिएट करता है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज स्टूडियो में हमारे मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं अमिताभ जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। साथ में हैं डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, जो कि सर्जन एवं चिकित्सक हैं, बथुआ नर्सिंग होम मुजफ्फरपुर से। हमारे साथ हैं प्रमोद जजोदिया जी, जो कि महामंत्री हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के। और साथ में हैं बीरेंद्र राय जी, जो कि जनस्वराज के नेता हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अमिताभ जी के पास जाते हैं और आपसे ही जानना चाहेंगे कि तुर्की का हमने इतना मदद किया, इतनी सारी बातें हमने मीडिया में देखी, और तुर्की का ये व्यवहार हमारे साथ क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि अभी क्यों, तुर्की शुरू से हम लोगों का विरोध करता आ रहा है। अभी तो मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की 2-3 दिनों की जो गतिविधि थी, उसमें तुर्की उनके साथ खड़ा दिखा, अज़रबैजान खड़ा दिखा, चीन खड़ा दिखा और परोक्ष रूप से अन्य अनेक राष्ट्र थे। और उन सब लोगों के बारे में जनता को जानना ज़रूरी है। सरकार तो जानती रहती है। आपको याद अगर होगा, ध्यान में होगा, तो कुछ साल पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होकर बयान दिया था। तो आज कोई नया तुर्की नहीं उनके साथ खड़ा है। अब वहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी हुई भूकंप की, हम लोगों ने खड़े होकर अपना जो NDRF, जो भी हमारी टीम थी, हमने मदद तुर्की की। और तुर्की एक एहसान फरामोश राष्ट्र है। तुर्की ऐसा इसलिए करता है क्योंकि तुर्की कभी मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से जाना जाता था, जिसे अतातुर्क कहते हैं, तुर्की का पिता।
उन्होंने रूढ़िवादी तुर्की को आधुनिक तुर्की बनाया और उन्होंने तुर्की का काफ़ी विकास किया। लेकिन अभी जो वहाँ के शासनाध्यक्ष हैं उनको खलीफा बनने का शौक़ है, वो इस्लामिक वर्ल्ड का टॉप लीडर बनना चाहते हैं। हालांकि ये लीडरशिप अघोषित रूप से सऊदी अरब के पास है। तो इस वजह से जहाँ कहीं भी अज़रबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ, तुर्की खड़ा था अज़रबैजान के पक्ष में, इसलिए सिर्फ इसलिए कि अज़रबैजान इस्लामिक मुल्क है। हमें सिर्फ तुर्की अज़रबैजान ही नहीं, अनेक ऐसे शत्रु राष्ट्र हैं, उनको हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, जनता को बहिष्कार करना चाहिए। मेरे एक कम्युनिस्ट मित्र थे, उन्होंने कहा कि सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। हम 140 करोड़ आदमी, 1.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट है, हम लोगों का कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि हम जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनको चिन्हित करें। हम 2 पैसे सस्ते के चक्कर में चाइना का सामान खरीदने चले जाते हैं। मैंने करीब 20 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था अखबारों में, जिसको उस वक्त बहुत तवज्जो नहीं मिला था, जिसमें हमने उस वक्त कहा था कि हमें चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, चाइना के सामान का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमसे कमा के और हम ही पे उल्टा खर्च करता है हमारे खिलाफ। तो ऐसे सभी राष्ट्रों का बहिष्कार होना चाहिए। ये नहीं कि अभी ये ताज़ा तरीन मामला है तो बायकॉट तुर्की, बायकॉट अज़रबैजान चल रहा है। वाई शुड वी फॉरगेट मालदीव्स अभी कुछ दिन पहले क्या किया। तो हमें ऐसे सभी राष्ट्रों को, हम जनता का भी ये दायित्व है कि हम उनका बहिष्कार करें और परमानेंट बहिष्कार करें, क्योंकि ये हमारे कभी नहीं हैं। जी, इनका परमानेंट बहिष्कार होना चाहिए। डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज आपके पास बढ़ते हैं, और तुर्की जिसके साथ इतने अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, हमारे देश से इतने सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, और यहाँ तक कि जो सेलेबी कंपनी है, जो हमारे जो व्यापारिक विमान हैं वो जो जाते हैं उनको सुरक्षा देने का, वो तक तुर्की के हिस्से में है। फिर तुर्की का ऐसा बर्ताव, क्या कहेंगे आप? एक व्याख्या की पंक्ति हमारे स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। एक कहानी थी, कहानी का प्लॉट, उसका एक लाइन था कि अमीरी के कब्र पे उपजी हुई गरीबी की घास बहुत जहरीली होती है। वो अभी भी मुझे याद है। यह पंक्ति तुर्की के ऊपर सटीक बैठती है। तुर्की 200-300 साल तक लगभग इस्लामिक वर्ल्ड का वो केंद्र था। वहाँ का खलीफा जो कहता था वो ब्रह्म वाक्य होता था। जैसे कि रोम में अभी पोप की स्थिति है वेटिकन सिटी में, उसी तरह उसकी खलीफा की स्थिति होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य भी जिसको कहते हैं, यह पश्चिमी देशों ने युद्ध में तहस नहस कर दिया। और कमाल पाशा, जिनका ये जिक्र कर रहे थे, कमाल पाशा को वहाँ का शासनाध्यक्ष बनाया, जो कि पाश्चात्य विचारों वाला व्यक्ति था। और उस समय में फिर तुर्की इस्लाम से लिबरल इस्लाम में आ गया, और फिर वहाँ स्कर्ट पहनना अलाउड हो गया, औरतों का सब काम धाम। अभी जो उनका बिहेवियर है हमारे साथ, बता रहे हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद जो हार्ड कोर वाले एलिमेंट थे इस्लाम के, उन्होंने तुर्की में अपना फिर पैठ गहरा किया, और वो जो लिबरल थे वो हट गए सत्ता से। अब तुर्की अभी भी चाहता है कि वो पुराना खिलाफत वाला जो उनका खलीफत वाला जो उनका रुतबा था, रोल था, वो विश्व में फिर से स्थापित हो। तो इसके लिए वो इस्लामिक देशों का हितैषी बन के हर ऐसे जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसके परसेप्शन में लगता है कि इस्लाम पर यहाँ अटैक हो रहा है। तो यह जब तुर्की में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि तुर्की पर भूकंप हुआ और हम लोगों ने इतनी मदद की, और वो उसने आपको बुलाया था मदद करने के लिए, लेकिन हमने मानवता दिखाई, ये तो एक गुडविल जेस्चर। मानवता हम लोग ने दिखलाई, लेकिन
यह समझना चाहिए कि तब एहसान उस पर मत अपना दिखलाइए, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप समझते हैं कि अच्छा करना किसी का अपने आप में ही रिवार्ड है, तो फिर आप आज उसका रोना क्यों रोते हैं? तुर्की ने तो नहीं कहा था कि मेरी आप मदद कीजिए, आपने उसकी मदद की, उसने अपना इस्लाम का साथ दिया, वो उसको मदद करने वाला। हाँ, उनका मोटो है कि जो भी चीज़ मेरे इस्लाम के ये फिलॉसफी के साथ मैच नहीं करता है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो वो रिलीजन फर्स्ट का रवैया अपनाते हैं, हम नेशन फर्स्ट कहते हैं। प्रमोद जदोजिया जी आपके पास आते हैं, और ये जो है अभी तो इसमें हम तुर्की पर अटैक तो नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि व्यापारिक रूप से उसके ऊपर एक आक्रमण किया जाए, क्योंकि अच्छा खासा व्यापार हमारा तुर्की के साथ चलता है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि तुर्की हमेशा से एहसान फरोश रहा है और आगे भी रहेगा, इसकी उम्मीद करना बेकार है। आपको जानकर ये होगा कि तुर्की के जीडीपी में 12% भारत का योगदान है और 10% रोज़गार में भारत का योगदान है, और 50,000 करोड़ का व्यापार तुर्की को हम लोग करते हैं, भारत से करते हैं। तो ये आर्थिक प्रतिबंध जब लगेगा उस पर, तो उसकी आर्थिक जो है ना सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अब उनका खुला एकदम मैसेज है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आप गद्दार हैं तो हम भी उसी नेशन, जिस जो भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझाएंगे। क्या सब आयात करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट होता है? अभी आपको बता दें कि बॉलीवुड में भी जो है आपको जो है उस पर बैन चालू हो गया, उनकी जो शूटिंग थी वो कैंसिल हो गई, जेएनयू से उनका जो करार था वो ख़त्म हो गया। और आपको ये जानकर होगा कि 23,000 पर्यटक की टिकट 22 तारीख से लेके आज तक के डेट में 23,000 पर्यटक जो हैं, वो कहा है कि वो जो पर्यटक वहाँ बहुत जाते थे और सारे इंडिया से ही जाते थे, तो 23,000 टिकट कैंसिल हो चुकी है। उनके जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने कहा, भारत से गुहार लगाई है कि आप पर्यटक आएँ, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, हमारे देशवासी हैं, उन सब का एक साथ विरोध है कि तुर्की और अजरबैजान को हम लोग बाइकआउट करें। आर्थिक बाइकआउट तो हम कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, डायरेक्टर जो हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी रवैया है तुर्की का, काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है वैदिक काल से भारत का उसके साथ, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर खड़ा है। क्या कहेंगे? स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा कहना है कि तुर्किया का जो इंडिपेंडेंस हुआ उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी ने भी 1920 में तुर्किया की काफ़ी मदद की थी, खुल के मदद की थी। हम लोग ऐसा मानते थे कि वो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारे बहुत अच्छे राजनयिक संबंध थे उसके, लेकिन उसने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है भारत के साथ। जब अमेरिका और रसिया का जो आपस में ये शीत युद्ध चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि रसा हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो हम उसका साथ देते थे। और इसी ग्राउंड पर तुर्किया जो है वो चला गया अमेरिका के साथ, और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे पाकिस्तान से, इसलिए वो भीतर भीतर ऐसा था। लेकिन उसने कभी ऐसा शो नहीं किया कि भारत हमारा दुश्मन है, हमारे अच्छे दोस्त के रूप में था। हम वहाँ से काफ़ी आयात करते थे, जिसमें हवाई जहाज़ करते थे, ग्रेनाइट करते थे, मार्बल करते थे, सेब हम उससे खरीदते थे। लेकिन अभी उसने अपना ड्रोन भी पाकिस्तान के थ्रू हमारे ऊपर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अभी जो उसका भाईजान प्रेम है पाकिस्तान के साथ, वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी सही सर ने बताया कि जैसे जेएनयू है, जामिया है, और भी कई यूनिवर्सिटी से उसका टाई अप था जो ब्रेक हुआ है। और आज की जानकारी मैं आपको दूं कि भारत की एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, FAIT, उसके भारत के टॉप 125 जो हमारे मतलब ये ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बाइकआउट किया है। उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि हम कोई ट्रेड फर्दर करने नहीं जा रहे हैं। तो आज का भारत है, मोदी का भारत है, जो मारता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। हमें हेज़लनट तुर्किया को ये बहुत महंगा पड़ेगा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए समय के साथ सब कुछ। हम हेज़लनट, बकलावा, टर्किश आइसक्रीम सबके बिना रह सकते हैं, हमें सेलेबी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारत की सुरक्षा। वीरेंद्र राय जी जनसुराज से हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे तुर्की के इस व्यवहार की। आर्थिक प्रतिबंध से कोई भी कमज़ोर होता है, लेकिन हम भारत के लोग इतने दयालु हैं कि समय के बदलते तुरंत स्वयं को भी बदल लेते हैं, और पूरा भारत आज विदेशी सामानों का मार्केट बन गया। और गांव में ही नहीं,
सरकारी संस्थानों में सरकार के लोग विदेशी सामानों का उपयोग करते हैं। तमाम जगहों पर आप चले जाइए, छोटा छोटा बल्ब जो रात में खूबसूरत दिखाई देता है वो चाइना का है, इस देश में भी बनता है। एवरेडी की बैटरी ख़त्म हो गई अपने यहाँ कारखाना, लेकिन वहाँ का 3 रुपया का बैटरी यहाँ 5 रुपया में हम खरीदते हैं, और एवरेडी की बैटरी 10 रुपया में नहीं खरीदते हैं। ये हम लोगों का नियति है, और हम लोग दूसरे पर अब धीरे धीरे डिपेंड होते जा रहे हैं, और भारत इस तरह से दूसरे देश का बाजार होता जा रहा है। घरेलू सामान से लेकर बाहरी सामान तक सारा चाइनीज, सारा विदेशी, और हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विदेश का सामान पहन रहे हैं। इस देश में 75% जो हमारे लोग हैं, राजनीति में रहने वाले अधिकारी लोग, वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम रसिया का मेड पैंट, शर्ट और जीन्स पहनते हैं, कुर्ता, धोती, बंडी पहनते हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। इस देश के शीर्ष पर बैठे लोग विदेश का कपड़ा पहनते हैं और अपने सिद्धांत में बोलते हैं खादी का उपयोग करिए, लोकल का उपयोग करिए, वोकल उपयोग करिए, लेकिन अपने क्या उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से इसको हमें देखना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए अभी की परिस्थिति में, जहाँ चाइना, पाकिस्तान, ये टर्की और ये छोटे छोटे देश हमको भी इस तरह से झुझलाते हैं और हमारा देश का आर्थिक दृष्टिकोण से शोषण भी करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम ट्रेड भी करें और साथ ही साथ हम हर्जाना भी उसका भुगतें, ये नहीं हो सकता। अमिताभ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आपके पास वापस आते हैं, और अभी भी ये सब तो ठीक है, हम टर्किश बकलवा छोड़ देंगे, हम हेज़लनट छोड़ देंगे, टर्किश आइसक्रीम भी छोड़ देंगे, लेकिन सेलेबी जो कंपनी है, जो अभी भी भारतीय विमानपत्तन संस्थान का सुरक्षा देखती है काफ़ी हद तक, उससे फिर हम कैसे निजात पाएंगे इन चीज़ों से? नहीं, सेलेबी से तो अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है और चैनलों के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी पता चला है कि सेलेबी को जो विमान परिचालन जो ग्राउंड वर्क था उससे उसको फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है तत्काल में, यही बात है। और बाकी अभी मैं देख रहा था बातचीत के क्रम में कि तुर्की के जो नए राजदूत हैं उनका क्रेडेंशियल सेरेमनी होता है राष्ट्रपति भवन में, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम सब सरकार को पहले से करना चाहिए और हाँ, अवेयर रहना चाहिए। ये अभी हम लोग के बीच स्कफल हुआ 3 दिन हमारे पाकिस्तान के बीच में, उसमें उसके बाद वो एक्सपोज हुआ, ऐसा नहीं है। तुर्की शुरू से उसके साथ खड़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन तुर्की तो शुरू से उसके साथ खड़ा है। तुर्की ही नहीं, अज़रबैजान हो, मालदीव्स हो, ये सभी, मैंने दोबारा से मैं इन सब देशों का नाम लेता हूँ, ये हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है। ये छोटा सा मालदीव जिसके राष्ट्रपति को बंदी बनाने की बात चल रही थी और भारत की सेना जाके उसको छुड़ाई, सरकार बदली और वो शत्रु के रूप में हमारे साथ व्यवहार करने लगा। तो ये सब ऐसे ही करेंगे, ये सब बदलने वाले नहीं हैं। और जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मतलब हमको ये बुलाने नहीं आया था, तो ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अगर किसी राष्ट्र में ऐसी दुर्घटना होती है, बड़ी त्रासदी होती है, तो विश्व के बड़े देशों में हम लोग का ये दायित्व तो बनता है कि हम अपने स्तर पे जाएं, और हम ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। उसके लिए कोई बुलावा नहीं आता है, बुलावा आने के बाद तो जाना, वो तो एक अलग बात हो जाती है। फायदे नुकसान से ऊपर गुडविल जेस्चर और ह्यूमैनिटी, निश्चित रूप से ये हमारा धर्म था जो हमने तुर्की के प्रति निभाया, उसने अपना धर्म निभाया, वो हमारे विरुद्ध खड़ा रहा। वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचा कि ये वो राष्ट्र है जिसने हमारे त्रासदी के वक्त मेरे साथ खड़ा रह के हम लोगों को मदद किया था। और जब भारतीय जो आपदाकालीन जो यहाँ सेवा देने वाले लोग थे, जब वहाँ से आने लगे, तो उन लोगों ने, वहाँ की जो जनता ने बहुत अच्छा फेयरवेल भी दिया था। बट शासनाध्यक्ष को तो खलीफा बनना है, उन्हें इन चीज़ों से मतलब है नहीं, उन्हें तो बस इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना है, तो वो ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन ये नया भारत है, आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यह नया भारत है और नया भारत अपने नए स्वरूप में काम कर रहा है। और हम जनता का भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे शत्रु राष्ट्र को चिन्हित करके उसके साथ हमसे जो बन पड़ता है ना करें, बाकी सरकार का जो काम है वो करेगी।
डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, आपके पास बढ़ते हैं और हमने एक गुडविल जेस्चर दिखाया और उन्होंने अपने बिहेवियर को शो किया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए एक जनता के रूप में, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा देश हैं, ऐसा क्या करें कि उनको आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दें? एक काम तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका जितना भी ड्रोन था, जिसकी दुनिया में बड़ी ऊंची साख थी, आर्मेनिया के अगेंस्ट यूज किया था उन्होंने। अजरबैजान ने, तुर्की का ही ड्रोन था, और भी कई जगह इजराइल में यूज हुआ। तो उस ड्रोन को भारत के जो मिसाइल्स थे या जो वायु सुरक्षा प्रणाली थी, उसको मच्छरों की तरह तबाह कर दिया ड्रोन को। और अब उनका ड्रोन का जो बिक्री है अब बहुत मुश्किल है। पूरे दुनिया में जो लोग भी तुर्की के ड्रोन को रखे हुए हैं, वो लोग भी अपना स्टॉक को फिर से रिव्यू कर रहे हैं, और नया ग्राहक तो अब उनको मिलना मुश्किल ही है। भारत के पर्यटक भी, जैसा कि न्यूज़ में आया ही है, उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल की है। तुर्की बहुत अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन माना जाता है, तो वह भी हो ही गया है। और भारत एक बड़ा मार्केट है, तो इसका जैसा कि डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग के जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, जैसा कि वो कह रहे थे वीरेंद्र जी, तो उसका एक उसका नहीं फ़ायदेमंद साइड ये है कि जब किसी कंट्री को जब बैन करते हैं ट्रेड से, तो उस कंट्री को, जैसे कि तुर्की एक छोटा सा कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में, तो इंडिया के तो सामान में सेव के दाम में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन इटली का सेव मार्केट में सड़ने वाला है। तो ये जो प्रोपोर्शन के कारण जो होने वाला नफ़ा नुकसान होता है, वो भारत का चूँकि मार्केट इतना बड़ा है कि कुछ सेव अगर तुर्की का ना आए, कुछ मार्बल ना आए, तो यहाँ के बिल्डिंग में फ्लोर बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन तुर्की का तो भट्ठा बैठने वाला है। प्रमोद जजोदिया जी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारत जैसा बड़ा देश तुर्की जैसे देश को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास करता है, तो क्या हालत होगी तुर्की जैसे देश? तुर्की एकदम अपने घुटनों के बल आ जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी जीडीपी होती है। आर्थिक, जब किसी परिवार में भी अगर आप किसी को आर्थिक चोट देते हैं, तो वो चोट सबसे बड़ी चोट होती है, और तुर्की के लिए ये बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि तुर्की का जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ है, आज इंडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज हम तुर्की से जो भी चीज़ आयात करते हैं, अगर हम आयात बंद कर दिए तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सक्लूसिव आइटम नहीं आ रहा था हमारे नहीं, हमारे पास जैसे सेब है, मार्बल है, ये सब आ रहा था, तो हमारे यहाँ भी ऐसा उत्पादन होता है, हमारे यहाँ भी दूसरे देश से आयात करते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क उसको पड़ने वाला है, हमारे तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हम 140 करोड़ जनताओं ने ये डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग उसका टोटली बाइकआउट करें। यहाँ पे भी कुछ मॉल्स हैं जिसमें टर्किश आइसक्रीम हैं, कुछ जगह पे टर्किश बकलावा बेचे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनका बहिष्कार भी हमें मतलब सामाजिक लेवल पे करना चाहिए? ये मेट्रोपॉलिटन में शुरू हो चुका है, छोटे शहर में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि ये आम जनता जो है इसके प्रति काफ़ी जागृत है, और पहले वाला ये भारत नहीं है, नया भारत है, और नए भारत में ये चीज़ हमको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्थिक बहिष्कार जो है वो तुर्की को तोड़ करके रख देगा। डॉक्टर सुधीर जी, आपके पास वापस आते हैं, और ये आप बताइए कि जो आर्थिक बहिष्कार है, क्योंकि हर किसी के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते आर्मी वाला, लेकिन ये आर्थिक बहिष्कार कितना ज़रूरी? जी, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जंग तो पहले भी हुआ है, चाइना से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा राष्ट्र एक स्वर में और भारत के लिए आवाज़ उठा रहा हो। तो सभी वक्ताओं ने कहा कि पहले वाला भारत नहीं है, आज का जो भारत है वो बिल्कुल बदल चुका है। भारत का जो मार्केट है जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा मार्केट है। आज के डेट में अगर हम एक बार कह दें, आईफोन को लेके अभी विवाद चल रहा है कि आईफोन की फैक्ट्री यहाँ से हटा करके अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा, तो आज अगर मोदी जी ने एक बार कहा कि हम कुंभ में हम बुलाते हैं लोगों को, आमंत्रण देते हैं, आपने देखा कि 70 से 80 करोड़ जनसंख्या जो है वहाँ पहुँची है। मोदी जी एक बार कह दें कि आईफोन को उठा के फेंक दो, हमको छूना नहीं है, तो भारत के लोग ऐसे हैं कि वो किसी को भी सबक सिखा सकते हैं। टर्किया, सिर्फ ये टर्किया नहीं समझे, भारत का कोई भी देश, मानी दुनिया का कोई भी देश अगर ये सोच रहा है
कि हम आंख दिखलाएंगे तो हम उसको व्यापारिक रूप से चुनौती दे सकते हैं, नहीं उसको हम लोग बिल्कुल ये कर देंगे, हाँ धराशायी कर देंगे। बहुत बड़ा मार्केट है हमारा जी। हमारे मार्केट का ही हम इस्तेमाल करके किसी भी देश को जो हमें इस तरह की धमकी दे उसे हम धाराशायी कर सकते हैं। वीरेंद्र राय जी, आपके पास आते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए कि कितना असरकारक रहेगा तुर्की और अजरबैजान की तरफ जो हमारा आर्थिक बहिष्कार है वो? आर्थिक बहिष्कार से बहुत सारा भी होगा, लेकिन जन जागरण इसमें चाहिए। लेकिन हमारे लोग तो पुराने धारा के लोग हैं, गांव के लोग जो ज़्यादा उपयोग करते हैं सामानों का, और वो लोग तो पुराने समय से जो भारत का अपना रहा है अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहां अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। लेकिन हम सहारा देने के पहले जागरूक क्यों नहीं होते हैं कि आज हमारा एयर का पूरा सिक्योरिटी टर्की के पास है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी सरकार को निश्चित रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हमारे लोगों के बीच एक जन जागरण पैदा हो, और जन जागरण पैदा करना चाहिए समाज के पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को कि जो विदेशी सामान है, जो देश हमारे सामंजस्य में नहीं आते हैं, उनके सामानों का हम बहिष्कार करें और निश्चित रूप से अपने परिवार से ही पहले इसकी शुरुआत करें। सिद्धांत बोलने से नहीं होगा। दिल्ली में, पटना में बैठे लोग तो बोलते हैं, लेकिन अपने घर में, बेडरूम में वही उपयोग करते हैं। हम आप देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, तो अपने परिवार से इसकी शुरुआत हम लोगों को करनी चाहिए। तो जो भी चर्चा हुई, इसमें जो एक बात सामने आई है कि जो सरकार के लेवल पे जो बहिष्कार होना चाहिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वो की जा रही है। जनता के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हम उन चीज़ों को चिन्हित करें, उन देशों को चिन्हित करें जो हमारे देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम नेशन फर्स्ट कहते हैं, वो रिलीजन फर्स्ट कहते हैं। तो ठीक है, वो अपना रिलीजन रखें, हम अपने देश को रखेंगे। और वो प्रोडक्ट्स जो इस तरह के देशों से आते हैं, जैसे कि आम जनता के रूप में मैं आपको जानकारी दे दूं कि टर्किश बकलावा, हेज़लनट, या फिर जो आप बाज़ार में, जो मॉल्स में आप देखते हैं टर्किश आइसक्रीम, जिसको बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से हम खरीदते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपके खर्चे हुए पैसे का इस्तेमाल वो हमारे ही खिलाफ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहिष्कार हम अपने लेवल पर करते रहें और अपने देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर भी लेनी होगी, भले ही वो छोटे स्तर से ही क्यों ना हो। तो हमारे जो मेहमान जिन्होंने अपना समय दिया और अपनी चर्चा के माध्यम से हमें जो एक इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।